अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। अब आपको बताएं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पार्लियामान के बाहर PTI अरकान का एहतजाज। आलिया हमजा और कंवल शोसफ पार्लियामेंट के मरकजी गेट पर चढ़ गईं। PTI खवातीन अरकान गेट खोलकर पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हो गई हैं। एक मरतबा फिर आपको बताएं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पार्लियामान के बाहर PTI अरकान का एहतजाज हुआ। आलिया हमजा और कंवल शोसफ पार्लियामेंट के मरकजी गेट पर चढ़ गई हैं। PTI खवातीन अरकान गेट खोलकर पार्लियामेंट हाउस में भी दाखिल हो गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हैदर शिराजी जो कि पार्लियामेंट के बाहर मौजूद है, ताज़ा तरीन अपडेट उनसे लेते हैं। हैदर, बताइएगा क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन इस वक्त? जी, PTI की ख़वातीन अरकान की जानिब से आज पार्लियामेंट हाउस में के जो दाखिली दरवाज़ा है उसको फलांग कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई और इस दौरान उन्होंने एहतजाज किया। इस वक्त भी पार्लियामेंट हाउस के मेन गेट के बाहर PTI की ख़वातीन इस वक्त मेंबरान मौजूद हैं और इसके अलावा कंवल शोसफ और आलिया हमजा की जानिब से यहाँ मेन गेट को फलांग कर अंदर दाखिल हुई तो ख़वातीन मेंबरान भी और दीगर पार्टी के जो अहदेदार हैं ख़वातीन इस्लामाबाद की, तो वो भी अंदर दाखिल हुई हैं और वो पार्लियामेंट हाउस के इस वक्त गेट को फलांगने के बाद अंदर तो दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ बाहर पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। इनकी जानिब से इस वक्त नारेबाजी की जा रही है और मौजूदा हुकूमत चूँकि बजट पेश करने जा रही है तो बजट में जो भी तजावीज़ दी गई हैं उनके ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया जा रहा है और इनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि फ्रेश इलेक्शन की डेट होनी चाहिए और इस बजट को वो नहीं मानते। तो आज ख़वातीन की जानिब से ये कॉल दी गई थी कि पार्लियामेंट हाउस के गेट के बाहर एहतजाज होगा और मोबिलाइज होने का कहा गया था और तमाम अरकान पहुंची और इस दौरान आलिया हमजा और इसके अलावा दीगर कंवल शोसफ और दीगर रहनुमाओं ने इनको लीड किया और ये लीड करते हुए सिक्योरिटी के एहलकारों के साथ इस दौरान झगड़ा भी हुआ और उसके बाद वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और पार्लियामेंट हाउस का जो मेन बाहर का गेट है उसको क्रॉस करने के बाद आगे अंदर ये पार्लियामेंट के बाहर जो प्रेस गैलरी बनाई गई है, प्रेस के लिए जगह बनाई गई है, उस जगह पर वो मौजूद हैं इस वक्त। जी, PTI रुकने पार्लियामेंट का एहतजाज। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। आलिया हमजा और कंवल शोसफ पार्लियामेंट के मरकजी गेट पर चढ़ गई। इस हवाले से हैदर शिराजी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जी हाँ, हैदर शिराजी जो कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर ही मौजूद हैं और जिस तरह से कि वो हमें अपडेट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज इस वक्त जारी है और रुकने पार्लियामेंट इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। खवातीन जो कि मरकजी गेट पर चढ़ गई हैं, PTI खवातीन अरकान गेट खोलकर पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हो गई हैं। हमारे साथ अगर हैदर शिराजी मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इस वक्त एहतजाज जारी है। इंतज़ार हैदरी हमारे साथ मौजूद है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पार्लियामान के बाहर PTI अरकान का एहतजाज, जबकि हालिया हमजा और कंवल शोसफ पार्लियामेंट के मरकजी गेट पर चढ़ गई हैं। PTI खवातीन अरकान गेट खोलकर पार्लियामेंट हाउस में भी दाखिल हो गई हैं। क्या सूरत हाल है? इंतज़ार हमारे साथ मौजूद है। इंतज़ार हैदरी से बात करते हैं। जी इंतज़ार, बताइएगा कि क्या माहौल आप देख रहे हैं? आज देखिए, मुश्तरका इजलास जैसे ही शुरू हुआ तो उसके बाद फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान ने एक सरप्राइज एंट्री की है और अचानक वो आज पार्लियामेंट हाउस के सामने आए और उन्होंने गेट को फलांगने की कोशिश की, जिस पर वहां पर मौजूद जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने उन्हें मुकफ्फिल कर दिया, जिसके बाद जो अरकाने PTI हैं उन्होंने फिर जोरदार एहतजाज वहां पर किया और उसके बाद फिर आलिया हमजा और उसके साथ उनके दीगर जो खवातीन अरकान की उन्होंने एहतजाज के अंदर आने जाए। कुछ देर तक पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोके रखा, उसके बाद फिर वो पार्लियामेंट हाउस के अहाते में दाखिल हुई और अब वो गेट नंबर 1 के सामने एहतजाज हैं और वो इस वक्त जो पार्लियामेंट हाउस में मुश्तरका इजलास चल रहा है उसके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। उनके हाथों में बैनर्स हैं और उनका जो एहतजाज है वो बुनियादी तौर पर इलेक्शन एक्ट 2022 के हवाले से जो है वो किया जा रहा है और उसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी का जो हक खत्म करने के खदशात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनकी तरामीन को जिस तरह से जो है वो आज ये हुकूमत साजी के जरिए खत्म कर रही है उस पर ये एहतजाज कर रही हैं और उसके साथ साथ नैब इस्लाहात बिल जो है उसके खिलाफ भी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये अरकान कौमी असम्बली है वो एहतजाज कर रही है। एक तरफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर PTI के अरकान जो है वो गैर एलानिया उन्होंने एहतजाज किया है, तो दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है। आज के इजलास पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी शुरू हुई। पार्लियामेंट के इजलास में अहम बिल भी पेश किए जाएंगे। इंतजार ये भी बताइएगा कि कौन से अहम बिल हैं जो पेश किए जा रहे हैं, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, देखिए इस वक्त जो बिल है वो है इंतखाबी तरमीमी बिल 2022, जिसके ऊपर जो है वो सदर मुमलिकत ने जो एतराज लगाया था और वापस भिजवाया था, उस पर वजाहत जो है वजीर पार्लिमानी उमूर ने की है। और उसके बाद वजीर कानून ने भी ये कहा है कि सदर मुमलिकत जो है वो कानून को रोक नहीं सकते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गुजारिश कर सकते हैं पार्लियामेंट के सामने, लेकिन कानून साजी का अख्तियार जो है वो पार्लियामेंट का है और आज पार्लियामेंट कानून साजी कर रही है। इसके अलावा जो दूसरा बिल है वो है कौमी एहतसाब आर्टिकल 1999 तरमीम बिल, जिसे कौमी एहतसाब तरमीम बिल 2022 के नाम से जाना जाएगा। आज के इस मंजूरी के बाद ये बिल भी आज के इस अहम इजलास में पेश किया जा रहा है। इसके अलावा जो तीसरा बिल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से है, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड बिल 2022, ये भी और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बिल 2022 ये भी इस अहम इजलास से मंजूर करवा कर कानून साजी करवाई जाएगी। और इसके अलावा वालदैन तहफ़्फ़ुज़ बिल 2022 भी आज इस मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाया जाएगा। तो ये अहम की जा रही है मुश्तरका इजलास में, और उसके साथ साथ मुआशी सूरत हाल पर इस इजलास में मज़ीद बहस होनी है। इजलास में ये बहस मुकम्मल नहीं हुई थी और आज इस बहस को मुकम्मल किया जाएगा। इस तरह से इजलास का ये ठीक है, इंतजार आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त आजम नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे हैं इजलास में। ये बिल पास किया था वो मटेरियल वहाँ पे मौजूद है, तो जो उनके मेजर एतराज़ात हैं उसमें उन्होंने फरमाया कि देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एंड नैब लॉ आफ्टर एनेक्टमेंट ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी बिल. If implemented in current shape, the burden of proof will be shifted to prosecution, which is akin to CRPC 1998. पहली बात तो ये है कि उनके लीगल कंसल्टेंट जो हैं उन्हें थोड़ी सी तालीम की ज़रूरत है। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो कानून शहादत के तहत आता है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत नहीं आता। ज़ाब्ता फ़ौजदारी एक तरीक़ाकार वज़ा करता है। इतने हाई ऑफिस से इस तरह की अगर गैर संजीदा तजावीज़ सामने रखी जाएंगे ऐवान के सामने, मेरे ख़्याल में ये एक अफसोसनाक चीज़ है। जनाब स्पीकर, जहाँ तक ताल्लुक़ है इस शिक का कि इस शिक को क्यों ख़त्म किया गया कि नैब ऑर्डिनेंस जो कि एक आमरीत के दौर की पेशकश थी, उसमें जो कॉमन लॉ का और इस्लामी लॉ का दोनों कवानीन जिन पे हम अमल करते आए हैं, कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन है, हम शरिया को सबसे बड़ा कानून समझते हैं, उसमें बर्डन। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है। आजम नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। PTI अरकान की जानिब से गैर एलानिया मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट किया गया है, जबकि पार्लियामेंट के इस मुश्तरका इजलास में जो बिल पेश किए गए हैं उनकी शिकवार मंजूरी का अमल भी जारी है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है, जबकि पार्लियामेंट हाउस के अंदर PTI अरकान गैर हाजिर हैं और गैर एलानिया मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट भी किया गया है, जबकि पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाजी माहौल नजर आ रहा है और ख़वातीन अरकान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। साल 2021-22 का इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया। मुल्क में माशी तरक्की की शरह 5.97% है। महंगाई 11.3%, सनअती शोबे की कारकर्दगी में 7.8% इजाफा हुआ है। तामीराती सेक्टर में शरह नमू 3.1 और ज़राअत के शोबे में 4.4% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तानी मईशत को बेहतर बनाने के लिए दरामदाद और बरामदाद में फ़र्क कम करना होगा। पेट्रोल की कीमतें दिल पर पत्थर रखकर बढ़ाई। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट 2021-22 पेश कर दी।
माली दरामदात में 48% और बरामदात में 28% इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत में इजाफे से कर्जों के हजम बढ़ गए हैं। करंट अकाउंट खसारा 45 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और बड़ी मुश्किल से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया गया। अब भी ये समझता हूँ कि हमारी गो के इस साल बहुत इंक्रीज हुई है, 50% इम्पोर्ट इंक्रीज हुई है, लेकिन मैं अब भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में मसला ये नहीं है कि हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा है। पाकिस्तान में जो असल मसला है वो ये कि हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है। इस वक्त तेल की कीमत 120-123 डॉलर के दरमियान रेंज में घूम रही है और उसकी वजह से हमको पेट्रोल और डीजल भी पाकिस्तान में महंगा करना पड़ा 2 मरतबा। हमें कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़े, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम वो मुश्किल फैसले लेने में कामयाब हुए हैं और जो इमिनेंट डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब हमने उसको अवॉइड कर लिया, उस रास्ते से हम हट गए हैं। हमें जो मुल्क की मईशत मिली वो तो एटमी धमाके के बाद से भी बुरी थी। तरक्याती बजट 505 अरब रुपए रह गया है। मुल्क का कम अज कम तरक्याती बजट 2000 अरब रुपए तक होना चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कर्जों का बोझ लाद दिया गया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार मजबूत दिफा के साथ मजबूत मईशत पर है। साबिक हुकूमत मुल्क के साथ धोखा करके गई है। जब एटमी धमाका हुआ तब भी हमने पाबंदियों का सामना किया, लेकिन पूरे साल को फाइनेंस किया था। तो ये इन हालात में हम यहाँ पर आए, डेवलपमेंट बजट 900 से 550 अरब कर दिया गया। हमें कम अज कम 2000 अरब से ज्यादा डेवलपमेंट बजट चाहिए ताकि हम अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। कि आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार एक मजबूत दिफा के साथ एक मजबूत मईशत के ऊपर भी है। ये तो लोगों के साथ वो फ्रॉड करके गए हैं, वो लोगों के साथ धोखा करके गए हैं। माली साल 2022-23 का वफाकी बजट और सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाज जारी है। सेक्रेटेरिएट का मरकजी दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। मुजाहिरीन की मरकजी गेट पर नारेबाजी और मुजाहिरीन की ट्रक समेत अंदर जाने की कोशिश भी जारी है। वफाक के सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाज जारी है। सेक्रेटेरिएट का मरकजी दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। मुलाजमीन का मरकजी दरवाजे पर नारेबाजी और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मुलाजमीन मौजूद है जिनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। माली साल 2022-23 का वफाकी बजट और सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाज जारी है। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। उनकी मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। मरहूम के अहले खाना ने पोस्टमार्टम पर एतराज उठा दिया। मैयत बगैर पोस्टमार्टम घर मुंतकिल कर दी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गलती को सहफ तो अपने रब के हुजूर माफी का ख्वासगार और तौबा के तलबगार हूँ। आमिर लियाकत हुसैन को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। निजी अस्पताल में डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन खुदादाद कॉलोनी में वाक़ अपनी घर में मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन का कमरा अंदर से बंद था। मुलाजिमीन की जानिब से बार बार कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा न खुलने पर कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। उनकी लाश निजी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने डॉक्टर आमिर लियाकत के कमरे से शवाहिद महफूज कर लिए हैं, जिनकी रोशनी में तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस ने आमिर लियाकत की मैयत का पोस्टमार्टम करने का फैसला किया है, लेकिन उनके अहले खाना ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। मारूफ टीवी एंकर सियासी रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मैयत अस्पताल से छीपा सदखाने मुंतकिल कर दी गई। आमिर लियाकत हुसैन की रिहाइशगाह के बाहर अहम शख्सियात समेत आवाम की आमद का सिलसिला जारी है। आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा और तदफीन के हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV अली रजा से। जी अली, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे अफसरदा खबर की तफसीलात देने के लिए हम इस वक्त रिहाइशगाह पर आमिर लियाकत हुसैन की उसमें मौजूद हैं। तफसीलात जो है तकरीबन बता चुके हैं हमारे साथी एंकर के। अभी तक जो है वो बॉडी जो है वो चीपा सदखाने में है। ताहम एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, आमिर लियाकत हुसैन के भाई के बेटे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। क्या मामला था? जनरेटर का एक मसला बताया जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या मसला हो? यहाँ सुबह से लाइट नहीं थी और कई बार लाइट की कंप्लेन भी की थी, मगर लाइट नहीं आ रही थी और अंदर जनरेटर चल रहा था
اس کا وہاں دھواں جمع ہوا ہے شاید، اور اس وجہ سے سفوکیشن ہوئی ہے، وینٹیلیشن بالکل نہیں ہے اندر، تو اس وجہ سے جو ہے جی بالکل، میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی بتایا گیا ہے یہاں پر کہ 4 سے 5 گھنٹے سے زائد وقت تک بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ کا یہاں پر مسئلہ رہتا ہے. ہم نے علاقہ مکینوں سے بھی یہاں پر بات کی جانے کی کوشش کی، اور اب اس کے اوپر بھی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ کیا آیا، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنریٹر کا بار بار جو ہے حوالہ اور تمام اخباروں اور خبروں میں بھی جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنریٹر کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا تھا، اور جب جو ملازم ہیں وہ پہنچے تو اندر سے لاک تھا. تو یہ تمام صورتحال بھی ایک اہمیت کی حامل ہے، اس کو بھی جو ہے انویسٹیگیٹ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس علاقے میں جو ہے وہ 5 سے 6 گھنٹہ بتایا جا رہا ہے کہ لائٹ ہی نہیں ہے. مطلب اتنا بڑا اسپاٹ، اتنا واقعہ ہو گیا، اور ادھر بجلی جو ہے وہ اتنی لوڈ شیڈنگ جو جاری. دوسری طرف ان کی جو پہلی بیوی جو ہے، ان کی بیٹی، وہ رشتہ دار اس وقت گھر پر اندر موجود ہیں. بات کرنے کی ہم نے کوشش کی، بات نہیں ہو سکی، تاہم جو باتیں اور جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم گائے بگائے جو ہے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا علی رضا اپڈیٹ کرنے کے لیے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے 20 سال سے زائد وقت تک پاکستانی میڈیا پر راج کیا. انہیں ٹی وی اینکرز میں سر فہرست سمجھا جاتا تھا. وہ دنیا کی 500 بااثر مسلم شخصیات میں شمولیت کا اعزاز بھی حاصل کر چکے ہیں. ان کی زندگی تنازعات سے پر رہی. ان کے 20 سالہ کریئر پر ڈالتے ہیں ایک نظر اس رپورٹ میں. انیس 1971 میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر عامر لیاقت نے اپنے شوبز کریئر کا آغاز بطور ریڈیو براڈ کاسٹر کیا. وہ کچھ عرصے پی ٹی وی پر بھی کام کرتے رہے. سن 2001 میں پروگرام عالم آن لائن کا آغاز کیا اور اس پروگرام کے توسط سے وہ دنیا بھر میں پہچانے گئے. یہ پروگرام ڈاکٹر عامر لیاقت کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوا. 2010 میں ایک اور چینل سے انہوں نے پروگرام عالم اور عالم شروع کیا. 2012 میں پہچان رمضان کے نام سے رمضان نشریات کو نئے انداز سے شروع کیا. 2013 میں انہوں نے رمضان نشریات میں پروگرام امان رمضان کی میزبانی کی. سن 2014 میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے ایک اور چینل سے گیم شو انعام گھر کا آغاز کیا. جون 2014 میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے ایک اور ٹی وی چینل پر رمضان نشریات پاکستان رمضان کے نام سے شروع کیا. نومبر 2014 میں انہوں نے مارننگ شو صبح پاکستان کا آغاز کیا. پھر 2016 میں انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے حالات حاضرہ کا پروگرام ایسے نہیں چلے گا کے نام سے شروع کیا. پھر 2017 میں اسی چینل پر انہوں نے رمضان نشریات رمضان میں بول اور گیم شو ایسے چلے گا کے نام سے شروع کیے. سن 2019 میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں شمولیت اختیار کی اور رمضان نشریات میں ہمارا رمضان کے نام سے میزبانی کی. اپریل 2020 میں دوبارہ ایک گیم شو جیوے پاکستان کا آغاز کیا. مئی 2021 میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین خبروں کی زینت بنے جب وہ رمضان نشریات میں ناگن ڈانس پرفارم کر رہے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اس وقت معاشی اصلاحات کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے ہیں. پھر جدھر 60% پاکستانی دیہات میں رہتے ہیں تو یہ بھی پچھلے دور کے مطابق تقریباً دگنی ہماری جو زرعی پیداوار تھی وہ دگنی بڑھی ہے. ہمارا جو اکنامک سروے کے مطابق 4.4% ہماری ایگریکلچر میں اضافہ ہوا، یعنی گروتھ ریٹ ہوئی ہے. تو یہ اگر آپ پچھلے دور کے مطابق ان کے مقابلے میں دیکھیں، اسے موازنہ کریں، تو یہ پہلی دفعہ اتنا زیادہ پیسہ گیا ہمارے کسانوں کے پاس. کبھی پچھلے 10-15 سال میں کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا، اور اس کی بہت بڑی وجہ کہ ہم نے جو انسینٹیوز دیے، ہم نے جو یہ جو شوگر مافیا تھا یہ پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو، وقت پہ پیسہ دلوایا اور پوری قیمت دلوائی. پہلے کٹوتی ہوتی تھی، پورا پیسہ نہیں پہنچتا تھا. قانون بنائے، ان کو ٹائم پہ پیسہ دلوایا. جب کسان کے پاس پیسہ آیا اس نے اپنے زمینوں پہ لگایا. اس کی وجہ سے ریکارڈ 2 سال ریکارڈ ہماری فصلوں میں بمپر کراپس ہوئی، پیداوار بڑی، ریکارڈ پیداوار ہوئی. پھر انڈسٹری، یہ جو گروتھ ریٹ بڑھی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ انڈسٹری کا ہے. انڈسٹری ہماری بڑی 7.2% میں، اور جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے جس میں دولت میں بھی زیادہ اضافہ ملک میں ہوتا ہے اور جس جو روزگار بھی دیتا ہے، وہ لارج سکیل
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मुआशी इस्लाहात के हवाले से इजहार ख्याल कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन आप एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए जायजा टीम की आमद। ब्रीफिंग के लिए FIA के AML और CTF सर्कल्स कायम कर दिए गए हैं। एक बार आपको फिर बताएं कि FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए जायजा टीम की आमद। ब्रीफिंग के लिए FIA के AML और CTF सर्कल्स कायम कर दिए गए हैं। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी। जी जावेद साहब, अपडेट कीजिएगा। जी, जैसा कि नाज़रीन को आगाह किया, FATF की आमद मुतवक्को है जुलाई में। उसकी आमद से कबल जो है बाकायदा तौर पर AML और CFT के हवाले से एक डायरेक्टरेट FIA इस्लामाबाद में कायम कर दी गई, जिसके बाद कराची के 8 शहरों में भी डायरेक्टरेट कायम किए जाने, उसके ज़िम्मन में कराची में बाकायदा तौर पर जो सर्कल है वो FIA कम्प्लेक्स गुलस्तान जौहर के थर्ड फ्लोर पे कायम कर दिया गया और कम्प्लेक्स में एक फ्लोर मुख्तस कर दिया गया और सर्कल के इंचार्ज दीगर अमले की तैनाती के अहकाम चंद रोज में मुतवक्को हैं। इस सर्कल में अफसरान तफ्तीशी अमले के दफातर, मीटिंग, डेटा और बाद दीगर डेस्क के क्याम का काम जारी है। FIA कम्प्लेक्स कराची के थर्ड फ्लोर पर फर्नीचर और राहत की तनसीब भी शुरू कर दी गई है। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर, कोयटा में क्याम की कार्रवाई जारी है और सर्कल के क्याम से कबल इस्लामाबाद AML CFT डायरेक्टरेट कायम किया जा चुका है। डायरेक्टरेट और सर्कल के क्याम का मकसद FATF प्लान पर अमलदरामद का रिकॉर्ड इकट्ठा करना है और FATF को एक्शन प्लान पर अमलदरामद की सवाल से ब्रीफिंग की दी जाएगी रिकॉर्ड के हवाले से। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक असफुत नोटिस केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मजीद जानते हैं इब्रार हुसैन से। जी इब्रार, तहरीरी हुक्मनामे में मजीद क्या कहा गया है, बताइएगा। जी बिल्कुल, तफ्तीशी इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत से मुतल्लिक़ नोटिस का 3 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया कि DG FIA और प्रोसिक्यूटर जनरल नेब हाई प्रोफाइल केसेस की डिजिटल कॉपी जमा कराएं, जबकि 15 रोज के अंदर हाई प्रोफाइल केसेस की PDF कापियां सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएं। वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक ECL लीग में तरमीम कानून के मुताबिक हुई है। अटॉर्नी जनरल ने इतराफ़ किया कि जिन वज़ा के नाम ECL में हों उनको कमेटी इजलास में नहीं देना चाहिए। ये बात वज़ाहत तलब है कि ECL में शामिल वज़ात इब्रार सोरी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV।